स्कूल में लेक्चर के ठीक बाद दिन के प्लेजेंट समय में जब बाहर से फ्रेंडली फुटबॉल मैचेस की आवाजें गूंज रही थी, अकीरा ने खुद को क्लास के एकांत में पाया। वहां वो टेबल पर लेटी हुई अपने फोन पर अपनी फेवरेट धुनें बजा रही थी। हालांकि उसकी शांति भंग हो गई अलार्म की लगातार रिंगिंग ने, जो उसे हल्की सी याद दिला रही थी कि ड्यूटी का आह्वान है। वर्क के लिए तैयार होते हुए एक काइंड हार्टेड दोस्त ने बातचीत के लिए उसका ध्यान खींचा। बदकिस्मती से समय यूं ही निकल गया और अकीरा अपनी फ्रेंड की दिल खोलकर बात करने की अधूरी चाह को समझे बिना ही काम पर निकल पड़ी। लेकिन उसकी बस छूट गई, इसलिए उसे वर्क प्लेस तक पहुंचने के लिए दौड़ना पड़ा, यहां तक कि कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई और जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहन ली, क्योंकि वो एक कैफे में काम करती थी। ठीक से रेडी होने के बाद वो कस्टमर्स की सेवा में लग गई और उन्हें उनकी पसंद का फूड परोसने लगी। टाइम बीतने के साथ अकीरा और बाकी स्टाफ ने अपने 45-ईयर-ओल्ड मैनेजर मिस्टर कोंडो में एक रिमार्केबल गुण नोटिस किया। वो हर कस्टमर की पूरी सेटिस्फैक्शन एंश्योर करने के लिए लगातार प्रयास करते थे, और जब भी उन्हें असहज महसूस होता तो वो सिंसियरली माफ़ी मांगने की कोशिश करते थे। जब बाकी एम्प्लॉयज़ मिस्टर कोंडो के बिहेवियर पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, अकीरा अनयूजुअली शांत रही। उसकी निगाहें वंडर और एडमिरेशन से उस पर टिकी थी, जिससे उसके प्रति गहरा अफेक्शन झलक रहा था। कुछ ही देर बाद ब्रेक के दौरान अकीरा ने ऑफिस में एक छोटे बॉय को देखा। क्यूरियस होकर उसने ये बात अपने कलीग्स को बताई, जिन्होंने कंफर्म किया कि वो बच्चा वास्तव में मिस्टर कोंडो का ही था, क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी थी। अकीरा ये जानकर सरप्राइज्ड हो गई कि मिस्टर कोंडो शादीशुदा थे। फिर भी उसने मिस्टर कोंडो के बीटे को रिकॉर्डर की प्रैक्टिस में हेल्प करने की कोशिश की। अगले दिन ब्रेक में अकीरा अकेली बैठी थी, हालांकि उसकी फ्रेंड्स भी उसके पास आ गईं और साथ में लंच करने का सजेशन दिया। खाना खाते हुए फुटबॉल टीम की कैप्टन ने बाकी लड़कियों का ध्यान और एडमिरेशन अपनी ओर खींच लिया, लेकिन अकीरा को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। इसके बजाय उसने अपनी प्रेफरेंस मिन के प्रति बताई और अचानक अपनी सहेलियों को छोड़कर चली गई। उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसकी एब्सेंस बाकी टीम मेंबर्स को बहुत खल रही थी। स्कूल का समय खत्म होने के बाद वो हमेशा की तरह वर्क पर पहुंची और कुछ देर सिंसियरली काम करने के बाद आखिरकार आराम करने और अपनी हंगर मिटाने के लिए ऑफिस में दाखिल हुई। जैसे ही वो खाने का आनंद लेने की तैयारी कर रही थी, उसकी नज़र मिस्टर कोंडो की शर्ट पर पड़ी, जिसने तुरंत उसकी यादों का सैलाब जगा दिया। उसे उस खास मोमेंट की याद आ गई जब मिस्टर कोंडो ने उसका बहुत ख्याल रखा था। उसे कप ऑफ टी दी थी जबकि बाहर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उसकी शर्ट देखते ही उसके दिल में इमोशंस का सैलाब उमड़ पड़ा और उसकी यादें फ्रेश हो गईं, जिससे उस प्यारी मेमोरी से उसका जुड़ाव और स्ट्रांग हो गया। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, बारिश की बूंदें गिरने लगी और चारों ओर एक सूदिंग रिदम छा गई। इसी दौरान हमेशा थॉटफुल रहने वाले मिस्टर कोंडो ने अपने सभी डेडिकेटेड स्टाफ को अम्ब्रेलाज बांटे। जब वो अकीरा के पास अम्ब्रेला देने के लिए आए तो उसने सरप्राइजिंगली अपना खुद का अम्ब्रेला निकाल लिया, जिससे पता चला कि वो पहले से प्रिपेयर्ड थी। बाकी लोग चले जाने के बाद अकीरा मिस्टर कोंडो के पास गईं और पार्ट टाइम जॉब को ध्यान में रखते हुए उन्हें बताया कि आने वाले महीने में वो कितने दिन अवेलेबल रहेगी। जैसे ही अकीरा कैफ़े को अलविदा कहने की तैयारी कर रही थी, उसके मन में एक थॉट आया। उसने करेज जुटाकर मिस्टर कोंडो से उनके सोशल मीडिया यूज़र नेम के बारे में पूछा, ताकि प्रोफेशनल रिलेशनशिप से आगे बढ़कर एक कनेक्शन कायम किया जा सके। हालांकि ये क्लियर हो गया कि उन्हें यूज़र नेम की कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं थी, जिससे अकीरा थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई। उनके इग्नोरेंस का सम्मान करते हुए उसने इस मैटर को आगे न बढ़ाने का फैसला किया और अपनी अनकही इच्छा को साथ लेकर चुपचाप कैफ़े से चली गई। इसी दौरान बिजी रेस्टोरेंट में चल रही नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ के बीच डेडिकेटेड और ऑब्जर्वेंट मैनेजर मिस्टर कोंडो सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ इकट्ठा करते हैं और टीम में एक नए मेंबर योशिजावा नाम के पार्ट टाइम वर्कर का इंट्रोडक्शन कराते हैं। जैसे ही मिस्टर कोंडो योशिजावा को इंट्रोड्यूस करते हैं, माहौल क्यूरोसिटी और एक्साइटमेंट से भर जाता है। रेस्टोरेंट के एक एम्प्लॉय और यूई की क्लासमेट आकिरा तकाबाना इस पूरे सीन को ध्यान से देखती है। योशिजावा की प्रेजेंस से प्रभावित यूई तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और जैसे जैसे उसकी दिलचस्पी बढ़ती है, वो उस पर इंस्टेंटली मोहित हो जाती है। योशिजावा का अराइवल कैफ़े की डायनामिक्स में उत्साह और पोटेंशियल रोमांस का एक एलिमेंट ले आता है। जैसे जैसे कैफ़े में दिन की स्पीड धीमी होती जाती है और एटमॉस्फेयर काम होता जाता है, यूई, जो कि एक लाइवली और क्रिएटिव व्यक्ति है, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के सामने एक गेम का प्रपोजल रखती है। इस गेम में हर व्यक्ति कुछ ऐसा शेयर करता है जो उनके दिल को छू जाए, उनके भीतर खुशी या एक्साइटमेंट जगाए। ये एक प्लेफुल और इंटीमेट एक्टिविटी है जिसका मकसद एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को डीपन करना है। हालांकि जैसे ही गेम शुरू होता है और हर कोई बारी बारी से अपने दिल के मोमेंट शेयर करता है, अकीरा तकाबाना का ध्यान अचानक भटक जाता है जब उसकी नज़र अपने मैनेजर मिस्टर कोंडो पर पड़ती है, जो कैफ़े में प्रवेश कर रहे होते हैं। उस पल उसका पूरा फोकस उस पर चला जाता है और इमोशंस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर उसके अंदर भर जाता है।
वो खुद को अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने में असमर्थ पाती है, शायद शाइनेस, हेजिटेशन या फिर इनसिक्योर होने के डर के कारण। अकिरा का अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर ना करने का डिसीजन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ले आता है और मिस्टर कोंडो के लिए उसके दिल में छिपी दरी गहरी फीलिंग्स की ओर इशारा करता है। ये उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट को उजागर करता है और ये संकेत देता है कि उसकी इमोशंस सिग्निफिकेंट और शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, जिससे उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा इसकी एंटिसिपेशन और क्यूरोसिटी पैदा होती है। कैफे की बिजी शिफ्ट के बीच एक इंसिडेंट घटता है जब एक कस्टमर गलती से अपना सेल फोन वहीं छोड़ देता है। हमेशा अलर्ट और ऑब्जर्वेंट रहने वाली अकिरा तचिबाना तुरंत डेडिकेटेड मैनेजर मिस्टर कोंडो को उस फॉरगॉटन डिवाइस के बारे में बताती है और फ़ोन को उसके रियल ओनर को लौटाने की इंपॉर्टेंस को समझती है। मिस्टर कोंडो पूरी कोशिश करते हैं उस कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट करने की, भले ही कस्टमर बाइक चला रहा हो और उसे अपनी खोई हुई चीज़ का एहसास ना हो। मिस्टर कोंडो डिसाइड करते हैं कि वो पेशेंटली वेट करेंगे कस्टमर के लौटने का, जबकि अकिरा डिटर्मिनेशन के साथ उस अननोन कस्टमर का पीछा करने निकल पड़ती है। स्टेडफास्ट रिजॉल्व के साथ वो भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर उसका पीछा करती है। एजिलिटी और डिटर्मिनेशन दिखाते हुए अकिरा सक्सेसफुली उसका ध्यान खींचती है और उसे उसके फॉरगॉटन मोबाइल फ़ोन की खबर देती है। कैफे की ओर लौटते समय अकिरा अचानक दर्द से गिर पड़ती है। कंसर्न्ड होकर मिस्टर कोंडो उसे एंकल की जांच के लिए पास के क्लिनिक ले जाते हैं। ये इंसिडेंट उन्हें काम के बाद कुछ समय साथ बिताने का मौका देता है। पूरे दिन की घटनाओं के बाद अकिरा खुद को रिफ्लेक्टिव मूड में पाती है। अचानक उसका फोन बजता है और उसे सरप्राइज होता है कि दूसरी तरफ मिस्टर कोंडो हैं। इंसिडेंट के बाद उसकी वेलबीइंग के लिए वरीड होकर वो उसका हालचाल जानने के लिए कॉल करते हैं। यह अनएक्सपेक्टेड जेस्चर अकिरा को डीपली प्रभावित करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि मिस्टर कोंडो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कितनी जेन्युइन केयर करते हैं। ये फ़ोन कॉल उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में मौजूद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और सपोर्ट की याद दिलाता है, जिससे अकिरा ग्रेटफुल और अश्योर्ड महसूस करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर कोंडो ताचिबाना के घर जाते हैं और पिछले दिन की घटना के लिए उसकी मदर से अपॉलॉजी मांगते हैं। कॉन्वर्सेशन के दौरान ताचिबाना अनइंटेंशनली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मिस्टर कोंडो उसके इस कन्फेशन को लव के बजाय सामान्य अफेक्शन समझ लेते हैं। ये इवेंट्स ताचिबाना और मिस्टर कोंडो के रिश्ते में और भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती हैं। ताचिबाना के एक्शंस उसकी उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने की रेडीनेस को दर्शाते हैं जिसकी वो केयर करती है, जबकि मिस्टर कोंडो की मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी ट्रू फीलिंग्स को अनस्पोकन छोड़ देती है, जिससे उनके बीच इमोशनल टेंशन और भी बढ़ जाती है। समय बीतता जाता है और ताचिबाना खुद को इमोशंस के वॉलपूल में फंसा पाती है और पिछले दिन की घटनाओं के बारे में ड्रीम्स देखने लगती है। वो अपने कन्फेशन पर सोचती है और महसूस करती है कि शायद उसे अपनी इमोशंस को अलग तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए था। स्कूल से घर लौटते हुए ताचिबाना के मन में अनसर्टेनिटी का बोझ मंडरा रहा है। रास्ते में ट्रैक टीम का एक मेंबर उसे देखता है और फील्ड में उनके साथ चलने का इन्विटेशन देता है। उत्सुकता और हेजिटेशन दोनों महसूस करते हुए वो एक्सेप्ट करती है और खुद को दूर से टीम को ऑब्जर्व करते हुए पाती है। उनके एनर्जेटिक प्रैक्टिस को देखकर उसके अपने दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिनमें नॉस्टैल्जिया, लॉन्गिंग और हल्का सा रिग्रेट भी शामिल है। इन यादों की इंटेंसिटी से ओवरवेल्म्ड होकर ताचिबाना अचानक वहां से जाने का डिसीजन ले लेती है। उस पल उसे उस कॉमरेडरी और बिलोंगिंग से अलगाव का एहसास होता है जो उसे कभी ट्रैक टीम का हिस्सा होने से मिलता था। ये क्लियर हो जाता है कि टीम में उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी यादें और इमोशंस इतनी पावरफुल हैं कि वो इस समय उनका सामना नहीं कर सकती। हैवी हार्ट के साथ ताचिबाना फील्ड से मुंह मोड़ लेती है और अपने ट्रैक एंड फील्ड के दिनों के फेमिलियर फेसेस और शेयर्ड पैशन को पीछे छोड़ देती है। ये डिपार्चर अतीत से एक टेम्परेरी रिट्रीट का सिंबल है, एक इमोशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन जो उसे अपनी यादों के बोझ तले दबे बिना प्रेजेंट में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। जब ट्रैक टीम ताकाबाना के काम करने वाले फैमिली रेस्टोरेंट में खाने का सजेशन देती है तो वो पहले तो रूडली मना कर देती है, लेकिन अपनी अचानकता का एहसास होने पर वो पीछे हट जाती है और एक्सक्यूज बनाती है कि रेस्टोरेंट बहुत दूर है। अनईजी महसूस करते हुए वो वहां से चली जाती है, लेकिन अचानक हैवी रेन शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बारिश तेज होती जाती है, ताकाबाना के माइंड में ट्रैक प्रैक्टिस के दौरान लगी अपनी एंकल इंजरी की याद ताज़ा हो जाती है। उसी दौरान उसकी फर्स्ट मीटिंग मिस्टर कोंडो से हुई थी। ये याद फिर से क्लियर हो जाती है और उसके लाइफ पर उनके डीप इम्पैक्ट को उजागर करती है। रेन लगातार जारी रहती है, जो ताकाबाना के अंदर चल रहे इमोशनल स्टॉर्म का सिंबल है। डेस्टिनी के एक ट्विस्ट में जब ताकाबाना बारिश में चल रही होती है तो अचानक उसकी मुलाकात मिस्टर कोंडो से होती है, जो बाहर स्मोकिंग कर रहे होते हैं। उसकी परेशानी को सेंस करके वो उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। हालांकि ताकाबाना अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा रोक नहीं पाती। वो एक बार फिर अपने दिल की बात कन्फेस करती है और मिस्टर कोंडो को शॉक में छोड़कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे काम पर ताकाबाना अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आती है, मानो अपनी ओल्ड रूटीन में वापस आ गई हो।
इस बीच मिस्टर कोंडो इस सोच में डूबे रहते हैं कि पिछली रात की घटनाएं प्रैंक थीं या किसी ड्रीम जैसी। ताकाबाना के कन्फेशन और उसके बाद के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हुए उनके मन में कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी दोनों ही उमड़ पड़ते हैं। काम के बाद मिस्टर कुंडो ताकाबाना को कार में बिठाकर रेलवे स्टेशन ले जाने का अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेते हैं। इस दौरान वो ताकाबाना से खुलकर बात करने का मौका पाते हैं और उसे अपनी इमोशंस पर दोबारा विचार करने के लिए कहते हैं। ट्रू कंसर्न और अंडरस्टैंडिंग की चाह के साथ वो उन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उन्हें इस मोमेंट तक ला खड़ा किया है। ये जर्नी ताकाबाना और मिस्टर कोंडो दोनों के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है, क्योंकि वो अपने दिल की गहराइयों में उतरते हैं और अपने सामने मौजूद पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। उनकी बातचीत में सेंसिटिविटी, एम्पैथी और जेन्युइन कनेक्शन की शेयर्ड चाहत झलकती है। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उनकी कॉन्वर्जेशन का रिजल्ट अनसर्टन बना रहता है। हवा अनस्पोकन वर्ड्स और अनआंसर्ड क्वेश्चन से भरी है। फिर भी इस अनसर्टनिटी के बीच होप की एक किरण दिखाई देती है, क्योंकि ताकाबाना और मिस्टर कोंडो अपनी फीलिंग्स के जटिल जाल में उलझे हुए हैं और आगे के रास्ते पर सोच रहे हैं। कुछ देर बाद ताकाबाना और मिस्टर कोंडो आपस में डिस्कशन करते हैं, जहां वो मिस्टर कोंडो के उस सजेशन पर बात करते हैं जिसमें उन्होंने कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए डेट पर जाने की पॉसिबिलिटी जताई थी। हालांकि मिस्टर कोंडो क्लैरिफाई करते हैं कि उनका सजेशन कोई सीरियस प्रपोजल नहीं बल्कि एक हाइपोथेटिकल बात थी। अपने इंटेंशंस क्लियर करने की कोशिशों के बावजूद ताकाबाना इंसिस्ट करती है कि वो उनके साथ एक रियल डेट पर जाना चाहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर कोंडो की इनिशियल रिलक्टेंस के बाद उन्होंने ताकाबाना के प्रपोजल को सरप्राइजिंगली एक्सेप्ट कर लिया। उनकी रिएक्शन में यह बदलाव शायद क्यूरियोसिटी और अननोन पॉसिबिलिटी से इंस्पायर्ड था। हो सकता है ताकाबाना की परसिस्टेंस और कंपैटिबिलिटी प्रूव करने की उसकी इच्छा ने मिस्टर कोंडो को आकर्षित किया हो और अपनी इनिशियल डाउट्स के बावजूद उन्होंने इस डेट के लिए हाँ कह दी। ताकाबाना और मिस्टर कोंडो के बीच डेवलपिंग रिलेशनशिप उनके बॉन्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। ताकाबाना का एक रियल डेट की लगातार चाहत मिस्टर कोंडो के साथ रोमांटिक रिलेशन बनाने की उसकी बढ़ती इंटरेस्ट और डिजायर को दर्शाता है। दूसरी तरफ मिस्टर कोंडो का अंततः सहमत होना ताकाबाना के साथ एक डीपर कनेक्शन की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की उनकी रेडीनेस को दर्शाता है, जो शायद क्यूरियोसिटी और मीनिंगफुल कंपेनियनशिप की चाह से प्रेरित है। ये एक्सचेंज उनकी रिलेशन के ग्रोथ के लिए स्टेज तैयार करता है और उनके द्वारा शुरू किए जा रहे रास्ते को लेकर एंटिसिपेशन और अनसर्टनिटी की भावना पैदा करता है। ये रीडर को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट उनके बॉन्ड को कैसे शेप करेगा और क्या ये ताकाबाना और मिस्टर कोंडो दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप या अनफॉरसीन चैलेंजेस का कारण बनेगा। इस बीच ताकाबाना का कोवर्कर केएस उसके बारे में इनअप्रोप्रिएट थॉट्स और इमेजिनेशंस पालता है। उसके इंटेंशंस से अनजान ताकाबाना मासूमियत से केएस को अपनी एक स्कूल की किताब पढ़ने देती है, जिससे अनजाने में उसके डूडल्स उजागर हो जाते हैं जो मिस्टर कोंडो के लिए उसके डीप इंटरेस्ट को दिखाते हैं। उसकी वल्नरेबिलिटी को समझते हुए केएस मौका पकड़कर सिचुएशन को अपने बेनिफिट में बदलने की कोशिश करता है और ताकाबाना के साथ एक डील करता है। वो वादा करता है कि अगर वो उसके साथ एक डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाए तो वो मिस्टर कोंडो के प्रति उसके आकर्षण को सीक्रेट रखेगा। ताकाबाना की दोनों डेट्स, एक मिस्टर कोंडो के साथ और दूसरी केइस के साथ, एक ही जगह पर होती हैं, लेकिन दोनों एक्सपीरियंसेस एकदम अलग होते हैं। केइस के साथ उसकी डेट ऑकवर्ड और अनप्लेजेंट साबित होती है, जिससे ताकाबाना को डिस्गस्ट और रिग्रेट का एहसास होता है। ताकाबाना और केइस के बीच इमोशनल बॉन्डिंग और कंपैटिबिलिटी में साफ अंतर नजर आता है, जो मिस्टर कोंडो के लिए उसकी जेन्युइन फीलिंग्स और केइस के साथ उसकी लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी को उजागर करता है। ये शार्प कॉन्ट्रास्ट ताकाबाना और मिस्टर कोंडो के बॉन्ड के इंपॉर्टेंस को और गहरा कर देता है और उनके रिलेशनशिप के फ्यूचर पर सवाल खड़े करता है। इसके बिल्कुल विपरीत ताकाबाना और मिस्टर कोंडो की डेट बिना किसी इंटरप्शन के आगे बढ़ती है। माहौल वार्मथ, ऑथेंटिक कनेक्शन और हार्मनी से भरा होता है। उनके बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आती है, जिससे ताकाबाना को यह अनुभव परफेक्ट और फुलफिलिंग लगता है। जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ती हैं, केइस इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी ओपिनियन रखता है कि ताकाबाना को मिस्टर कोंडो के पीछे छोड़ देना चाहिए और अपनी एज के लोगों के साथ रोमांटिक रिलेशंस बनाने चाहिए। उसके वर्ड्स में जेलसी और पॉजेसिवनेस झलकती है, जो ताकाबाना के प्रति उसकी अनस्पोकन डिजायर्स से प्रेरित है। ताकाबाना 2 डेट्स पर जाती है, एक मिस्टर कोंडो के साथ और दूसरी केइस के साथ, एक ही लोकेशन पर, लेकिन दोनों एक्सपीरियंसेस में बहुत बड़ा फर्क है। केइस के साथ उसकी डेट अनप्लेजेंट होती है और उसे रिग्रेट और डिस्कम्फर्ट महसूस कराती है, जिससे उनके बीच इमोशनल बॉन्डिंग और कंपैटिबिलिटी की कमी उजागर होती है। इसके विपरीत मिस्टर कोंडो के साथ उसकी डेट एब्सोल्युटली परफेक्ट होती है, जिससे उसके लिए उसकी फीलिंग्स और भी गहरी हो जाती हैं। दोनों डेट्स के बीच का ये फर्क ताकाबाना और मिस्टर कोंडो के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को और हाईलाइट करता है और उनके फ्यूचर को लेकर सस्पेंस बढ़ाता है।
कहानी रोमांटिक रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज में उतरती है, जहां एज, कंपैटिबिलिटी और पर्सनल डिजायर्स के थीम्स एक्सप्लोर होते हैं। ये एक ट्रू रिलेशनशिप और सुपरफिशियल एनकाउंटर के बीच के अंतर को दिखाता है और मीनिंगफुल रिश्ते बनाने में इमोशनल कनेक्शन और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के महत्व पर जोर देता है। कहानी की एक कैरेक्टर टाकाबाना खुद को एक हार्ट टचिंग सिचुएशन में पाती है जब उसका कोवर्कर यूदो अपने नए पेट हैमस्टर को रेस्टोरेंट स्टाफ से मिलवाता है। यूदो बताता है कि वो अकेले ही घर जा रहा है, जिससे बाकी स्टाफ में कंसर्न पैदा हो जाता है। टाकाबाना केयरिंग नेचर की वजह से उसके साथ जाने का ऑफर करती है। उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद टाकाबाना यूदो के साथ मिस्टर कोंडो के अपार्टमेंट पहुंचती है, इस उम्मीद में कि वो उन्हें वहां पा लेगी। लेकिन उन्हें पता चलता है कि मिस्टर कोंडो वहां मौजूद नहीं है। टाकाबाना इनिशिएटिव लेती है और यूदो के लिए खाना बनाने का डिसीजन करती है। इस मील को शेयर करते हुए दोनों एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके दौरान टाकाबाना को यूदो के फादर के लिटरेचर के प्रति पैशन के बारे में पता चलता है। ये मोमेंट न सिर्फ टाकाबाना के काइंड और अफेक्शनेट नेचर को दिखाता है, बल्कि दूसरों के लिए अपने ड्यूटी से आगे बढ़ने की उसकी विलिंगनेस को भी रिवील करता है। मिस्टर कोंडो की एब्सेंस के बावजूद वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है और यूदो के लिए खाना बनाकर उसका साथ देकर उसकी वेलबींग एंश्योर करती है। ये टाकाबाना की जेन्युइन केयर और लोगों से गहराई से जुड़ने की उसकी एबिलिटी को दर्शाता है। अनएक्सपेक्टेडली यूदो मिस्टर कोंडो के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और टाकाबाना खुशी खुशी क्लोजेट में छिप जाती है। जब मिस्टर कोंडो आते हैं और हैमस्टर की देखभाल करने के लिए राजी हो जाते हैं, ताकाबाना गर्मी से परेशान होकर क्लोजेट से बाहर आती है और बेहोश हो जाती है। मदद करने की कोशिश में यूडो गलती से ताकाबाना की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देता है। अपनी काइंडनेस दिखाते हुए मिस्टर कोंडो उसे अपनी एक टी शर्ट दे देते हैं और लॉन्ड्री शॉप की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही बारिश और तेज होने लगती है, ताकाबाना और यूडो मिस्टर कोंडो के लिए एक अम्ब्रेला लाकर अपनी ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने का फैसला करते हैं। उन्होंने पहले यूडो के हैमस्टर की केयर की थी, इसलिए ये उनके लिए स्पेशल मोमेंट था। इसी मौके पर ताकाबाना मिस्टर कोंडो से खुलकर बात करती है और ये बताती है कि वो उन्हें और बेहतर तरीके से जानना चाहती है। उनकी जेन्युइन इंटरेस्ट और ऑनेस्टी इस बात का संकेत देती है कि दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा हो रहा है। ताकाबाना और मिस्टर कोंडो की ये हार्टफेल्ट बातचीत कहानी में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लाती है। रेस्टोरेंट का एटमॉस्फेयर वार्मथ और एक्सेप्टेंस से भर जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज हल्के फुल्के अंदाज में हैमस्टर को लेकर बातें करने लगते हैं। ये नई दोस्ताना एनर्जी एक लाइट हार्टेड मूड क्रिएट करती है और मिस्टर कोंडो के दिल में बिलोंगिंगनेस का एहसास जगाती है। पहली बार वो अपने कॉलीग्स की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं और खुद को उनकी टीम का हिस्सा महसूस करते हैं। ताकाबाना का मिस्टर कोंडो को बेहतर जानने की इच्छा जताना ये दिखाता है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करती है और उनके बीच की डिस्टेंस को कम करना चाहती है। इससे ये भी साबित होता है कि उनकी प्रेजेंस रेस्टोरेंट के अंदर डायनामिक्स को पॉजिटिवली बदल रही है और एक इंक्लूसिव तथा कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बना रही है। रेस्टोरेंट के इस लाइवली और चेयरफुल माहौल में ताकाबाना अचानक अपने जिम्मेदार स्वभाव को दिखाती है और सभी को उनके ड्यूटीज की याद दिलाती है। वो सॉफ्टली सबको वापस काम पर फोकस कराती है और रेस्टोरेंट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अपनी कमिटमेंट दोहराती है। उनका ये स्ट्रॉन्ग येट केयरिंग एटीट्यूड उनकी डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग विल्ड नेचर को क्लियरली दर्शाता है। मिस्टर कोंडो को फ्यूचर में हैमस्टर की देखभाल के लिए अपने पास आने का ऑफर देकर ताकाबाना ये साबित करती है कि वो उनका सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी हैं। वो टीम की भलाई के लिए अपनी जेन्युइन कंसर्न दिखाती हैं। इस छोटी सी इंटरप्शन के बावजूद उनके एक्शंस ये दर्शाते हैं कि वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए कितनी डिवोटेड हैं। ये सीन ताकाबाना की इस क्षमता को हाईलाइट करता है कि वो अपने पर्सनल फीलिंग्स और प्रोफेशनल ड्यूटीज के बीच बैलेंस बना सकती हैं। ये उनके एक रिस्पॉन्सिबल टीम मेंबर होने और रेस्टोरेंट में एक रिलायबल प्रेजेंस के रूप में कमिटमेंट को साफ दिखाता है। इस पूरे दिन की घटनाओं ने ताकाबाना को न केवल यूडो और मिस्टर कोंडो के करीब ला दिया, बल्कि उनके काम के प्रति उनकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन भी सामने आई। उनके एक्शंस ये रिवील करते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों की केयर करती हैं और साथ ही मिस्टर कोंडो के लिए उनके दिल में स्लोली ग्रोइंग इमोशंस भी दिखाई देते हैं। इस कहानी में रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी, कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में रिलेशंस कैसे डेवलप होते हैं, इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। हरुका और ताकाबाना काफ़ी समय से अच्छे फ्रेंड्स थे और जब दोनों ने एक ही हाई स्कूल ज्वाइन किया तो उनकी फ्रेंडशिप और मजबूत हो गई। हरुका हमेशा से ताकाबाना की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और काइंड नेचर की प्रशंसा करता था। एक दिन हरुका ने देखा कि ताकाबाना यूई नाम की एक और लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रही है।
वे दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, जिससे हारुका को हल्की जेलसी हुई, लेकिन अपनी नेगेटिव फीलिंग्स में फंसने के बजाय उसने उनके साथ बिताए पूरे सफर को याद करने का फैसला किया। ताकाबाना जब लड़कियों के एक ग्रुप के पास से गुजर रही थी, तो उसने उन्हें एक अजीब र्यूमर पर चर्चा करते सुना। कहा जा रहा था कि अगर किसी के पास किसी पॉपुलर कीचेन सीरीज का रेयर कैरेक्टर हो, तो वो उस पर्सन के करीब आ सकता है जिसे वो सीक्रेटली पसंद करता है। इस पॉसिबिलिटी से ताकावाना की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। एक्साइटमेंट और होप से भरी, ताकावाना पास के डिस्पेंसर मशीन के पास गई। उसने कॉइन्स डाले और हैंडल घुमाया, लेकिन बड लक से रेयर कैरेक्टर उसके हाथ नहीं लगा। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो वहीं खड़ी रह गई और अपने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट पर सोचने लगी। तभी हारुका वहां आया, जिसने ये सब देखा था। उसने ताकावाना के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नोटिस किया और एक वार्म स्माइल के साथ उसके पास आ गया। उसने उसे थोड़ी देर साथ चलने का ऑफर दिया। ताकाबाना हारुका की प्रेजेंस से कंफर्ट महसूस करते हुए खुशी खुशी मान गई। जैसे जैसे वो साथ चलते रहे, हारुका को रनिंग के अपने शेयर्ड पैशन की याद आने लगी। उसने उन दिनों को याद किया जब वे दोनों साथ ट्रेनिंग करते थे और एक दूसरे को बेटर बनने के लिए इंस्पायर करते थे। रनिंग के प्रति उनका म्यूचुअल लव उन्हें और करीब लाया था और उनके बीच एक स्ट्रांग बॉन्ड बन चुका था, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। अपनी शेयर्ड यादों से इंस्पायर होकर हारुका ने ताकाबाना को सरप्राइज करने का फैसला किया। वो चुपचाप एक बार फिर डिस्पेंसर के पास गई, अपनी फ्रेंड की चाहत का रेयर पात्र पाने के लिए। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया और उसने उस सीक्रेट पात्र को सफलतापूर्वक निकाल लिया। एक्साइटमेंट से भरी हारुका ताकाबाना को वो रेयर पात्र देने के लिए बेताब थी। उसने एक हार्टफेल्ट नोट तैयार किया, जिसमें अपनी फ्रेंडशिप और ताकाबाना की अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस का जिक्र था। सही समय पर हारुका ने ताकाबाना को वो सीक्रेट पात्र और नोट गिफ्ट किया, जिससे ताकाबाना डीपली इमोशनल हो गई। उपहार पाकर ताकाबाना की भावनाओं में एक लहर दौड़ गई। ये उनके गहरे रिलेशन का सिंबल था और हारुका द्वारा उसकी मुस्कान देखने के लिए किए गए एफर्ट्स का भी। उनकी ट्रू फ्रेंडशिप से अभिभूत होकर ताकाबाना ने हारुका को गले लगा लिया और अपने साथ इतनी केयर करने वाली दोस्त पाकर ग्रेटफुल हो गई। एक और इंसिडेंट में ताकाबाना की मुलाकात उनके स्कूल टीचर मिस्टर कोंडो से हुई। लाइब्रेरी जाते समय उनकी प्रेजेंस में सहज महसूस करते हुए ताकाबाना उनके पास गईं और उनसे बुक्स के सजेशंस मांगे। हालांकि स्पेसिफिक किताबें रिकमेंड करने के बजाय मिस्टर कोंडो ने ताकाबाना को सलाह दी कि वो अपनी इंटरेस्ट एक्सप्लोर करे और ऐसी किताब ढूंढे जो उसे सचमुच पसंद आए। उनकी सलाह को दिल से मानते हुए ताकाबाना लाइब्रेरी की शेल्फ्स में से ऐसी किताब ढूंढने लगी जो उनकी क्यूरियोसिटी जगा सके। इसी बीच मिस्टर कोंडो का बिहेवियर काफ़ी ग्लूमी हो गया जब उनकी नज़र किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे वे जानते थे। ऐसा लगा जैसे उसने उनके अंदर कुछ पेनफुल मेमोरीज या इमोशंस जगा दिए हों। मिस्टर कोंडो के बिहेवियर में आए बदलाव को देखकर ताकाबाना उनकी मदद करने के लिए मजबूर हुईं। उन्होंने उस किताब को पढ़ने का फैसला किया जिसने उन्हें प्रभावित किया था, ताकि उसका महत्व समझ सकें। इसी के साथ उन्होंने अपने लिए भी कुछ किताबें चुनी और नए लिटरेरी एक्सपीरियंसेस शुरू करने के लिए उत्सुक थीं। जैसे ही ताकाबाना किताबें हाथ में लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकली, वो खुद को सेटिस्फैक्शन का एहसास दिलाए बिना नहीं रह सकती। दिन पूरा हो चुका था। एक बसलिंग रेस्टोरेंट में स्टाफ मेंबर्स ग्रुप चैट बनाने की बातचीत में बिजी थे। इस बातचीत के बीच मिस्टर कोंडो को एक रेयर मोमेंट की राहत मिलती है और वो एक बोरोड किताब की पेजेस में खो जाते हैं। स्टाफ की एक मेंबर ताकाबाना हिम्मत जुटाकर मिस्टर कोंडो से पूछना चाहती है कि क्या वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय वो उस किताब के बारे में पूछ लेती है जिसमें वो इमर्स थे। ताकाबाना को थोड़ी इंटरेस्ट के साथ पता चलता है कि वो किताब मिस्टर कोंडो के एक फ्रेंड ने लिखी थी। ऑथर के साथ उनके रिलेशन की प्रशंसा उनकी आंखों में चमकती है, लेकिन उनकी उम्मीदें जल्द ही टूट जाती हैं जब मिस्टर कोंडो उदास होकर उसे फेंट स्माइल के साथ विदा कर देते हैं। इसी बीच ताकाबाना की मदर एक आने वाले स्टॉर्म के बारे में जानकर अपनी डॉटर को सेफ्टी की दृष्टि से काम से घर पर रहने को मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने काम के प्रति डिटर्मिनेशन या शायद मिस्टर कोंडो से मिलने की गहरी इच्छा के कारण ताकाबाना अपनी मदर की रिक्वेस्ट को स्टबर्नली रिजेक्ट कर देती है। ताकाबाना के दिल में डिसअपॉइंटमेंट भर जाती है जब वो रेस्टोरेंट पहुंचती है और पता चलता है कि मिस्टर कोंडो वहां नहीं है। उन्हें सीवियर कोल्ड की वजह से घर में ही रहना पड़ा है। उनकी अनुपस्थिति उसके अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है। काम पर ब्रेक के दौरान ताकाबाना को केस नाम का एक कोवर्कर मिलता है जो ताकाबाना की द्वारा मिस्टर कोंडो का पीछा करने के बारे में अपनी चिंता जताता है। केस क्लैरिटी और जेंटल बिहेवियर के साथ समझाता है कि ताकाबाना की हरकतें मिस्टर कोंडो को अनकंफर्टेबल कर रही हैं। ताकाबाना का दिल केस के वर्ड्स के बोझ तले दब जाता है
और उसे अपने एक्शंस के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास होता है। हालांकि अनजाने में हुई परेशानी के एहसास के बावजूद तकाबाना का अफेक्शन मिस्टर कोंडो के प्रति अनशेकन बना रहता है। बाहर रेजिंग स्टॉर्म को चैलेंज करते हुए वो मिस्टर कोंडो के अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए खतरनाक सफर पर निकल पड़ती है। उसे राहत मिलती है जब मिस्टर कोंडो विनम्रता से दरवाज़ा खोलते हैं और उसे अंदर आने का इशारा करते हैं, जो उनके बीच के डीप बॉन्ड की मौन स्वीकृति थी। मिस्टर कोंडो के अपार्टमेंट के इंटीमेट घेरे में तकाबाना साहस जुटाकर कमरे में मौजूद एलिफेंट इन द रूम का सामना करती है। वो सोच समझ कर ये सवाल करती है कि क्या उसके लिए उसका प्यार किसी तरह की समस्या है, और उसे यकीन नहीं होता कि उसका जवाब क्या होगा। उसे हैरानी और खुशी मिलती है जब मिस्टर कोंडो किसी भी परेशानी से इनकार करते हैं और उसे ट्रस्ट दिलाते हैं कि उनके रिश्ते में कोई मुश्किल नहीं है। एक जेंटल भाव से वो उसे गले लगाते हैं, एक लवर की तरह नहीं बल्कि एक प्यारे दोस्त की तरह, और उस नाजुक मल में उनका बॉन्ड और भी मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट डे तकाबाना सुबह उठती है और देखती है कि वो काम पर नहीं जा पा रही है, उसी सर्दी की वजह से जो मिस्टर कोंडो को लगी थी। वो बिस्तर की गर्माहट में दुबकी रहती है। बीमारी से कमजोर शरीर के साथ लेटी हुई उसका माइंड कल्पना की दुनिया में भटकने लगता है। उसकी फैंटेसी में रियलिटी और उसकी गहरी इच्छाओं के बीच की बाउंड्रीज धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं। अपनी फीवरिश हालत में तकाबाना खुद को मिस्टर कोंडो के आलिंगन में इमेजिन करती है, मगर इस बार उसके मन में इंटीमेसी का हल्का सा रंग जुड़ जाता है। उसकी इमेजिनेशंस उसकी शारीरिक कमजोरी से इस तरह मिल जाती हैं मानो कुछ और पाने की उसकी लॉन्गिंग ही उसी अवस्था में उलझ गई हो। रियल और अनरियल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है, जिससे उसे अपनी फीलिंग्स की गहराई और दिल में छिपी अनस्पोकन डिजायर्स को समझने का मौका मिलता है। अपनी फीवरिश ड्रीम्स में तकाबाना को कंफर्ट मिलता है और वो अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया खोज लेती है। ये रियलिटी की सीमाओं से एक बिटर स्वीट एस्केप है, जहां वो उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती है जिन्हें अपनाने में उसकी चेतना शायद हिचकिचाती। इस नाजुक मल में उसकी इमेजिनेशंस उसे इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ी राहत देती हैं, भले ही वो हकीकत और इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को और धुंधला कर देती हैं। लेकिन तकाबाना मिस्टर कोंडो के प्रति अपनी इमोशंस की जटिल नारियों को समझ लेती है। चैलेंजेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के मलों के दौरान वो अफेक्शन और बाउंड्रीज के बीच का बैलेंस सीखती है। उनका हग उनके यूनिक रिलेशन का सिंबल बन जाता है, एक गहरी और मीनिंगफुल फ्रेंडशिप जो रोमांटिक एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे है। रेस्टोरेंट में मिस्टर कोंडो कैजुअली कहते हैं कि वो और तकाबाना सिर्फ फ्रेंड्स हैं, और धीरे से वो उनके बॉन्ड की बाउंड्रीज का एहसास दिलाते हैं। इसी बीच एक और स्टाफ मेंबर योशिजावा अपने बालों पर मिस्टर कोंडो के क्रिटिसिज्म से नाराज हो जाता है। उसकी परेशानी देखकर यूई उसके बाल कट करने का ऑफर देती है और बताती है कि उसका ड्रीम एक हेयर ड्रेसर बनने का है और वो योशिजावा के करीब आने का मौका चाहती है। एक्साइटेड होकर योशिजावा तुरंत यूई का प्रपोजल मान लेता है, लेकिन बाद में यूई ताकाबाना को प्राइवेट में कन्फेस करती है कि उसने अपने स्किल्स को एग्जैजरेट किया था और असल में वो सिर्फ योशिजावा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। मिस्टर कोंडो से मिले अनुभवों को याद करते हुए ताकाबाना यूई को मोटिवेट करती है कि वो रोमांस की तलाश में उम्मीद कभी ना छोड़ें। फ्रेंडशिप को और मजबूत बनाने की चाह में ताकाबाना मिस्टर कोंडो से टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज करने का सुझाव देती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वे दोस्त हैं और ज्यादा कॉन्वर्सेशन चाहती है। उसी समय एक और स्टूडेंट हारुका की मुलाकात उनके स्कूल की फुटबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन यामामोटो से होती है। जब बात ताकाबाना की ओर मुड़ती है तो हारुका अचानक वहां से चली जाती है, जिससे उसकी छिपी हुई बेचैनी सामने आती है। उसकी हालत समझते हुए यामामोटो बताता है कि नी इंजरी की वजह से उसने कैप्टन का पद छोड़ दिया था। एक भावुक बातचीत में वह हारुका को अश्योर करता है कि ताकाबाना की अनुपस्थिति उसकी वापसी की अनिच्छा का कारण नहीं है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से प्रेरणा लेकर ताकाबाना और मिस्टर कोंडो एक थॉटफुल डिस्कशन में डूब जाते हैं। उनकी बातचीत ताकाबाना के होमवर्क के इर्द गिर्द घूमती है, जो राशुमोन शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। जेन्युइन क्यूरियोसिटी और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट के साथ वे कहानी में नौकर के फैसले की मोटिवेशंस और जटिलताओं का गहराई से अध्ययन करते हैं। उनके मन में लगातार सवाल उठते रहते हैं कि अगर वही सिचुएशन उनके सामने आए तो वे कौन से कदम उठाएंगे। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और मॉरल सोच की ये एक्सप्लोरेशन उनके बॉन्ड को और गहरा बना देती है। इस विचार विमर्श के दौरान ताकाबाना और मिस्टर कोंडो सिर्फ कहानी एनालाइज नहीं करते, बल्कि अपने अंदर छिपे पहलुओं को भी एक दूसरे के सामने उजागर करते हैं। उनकी बातचीत सेंसिटिविटी और समझ का एक मंच बन जाती है, क्योंकि वे अपनी इंटरप्रिटेशंस, इनसाइट्स और पर्सनल बिलीव्स को शेयर करते हैं। ये एक्सचेंज एक गहन संबंध को बढ़ावा देता है, जिससे वे एक दूसरे के वैल्यूज और मॉरल गाइडलाइंस की सराहना कर पाते हैं। मीनिंगफुल संबंध बनाने के अलग प्रयास में ताकाबाना हारुका को एक इन्विटेशन देती हैं।
वे हारुका को एक फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हैं, जिसका उद्देश्य उनके बीच और भी मेमोरेबल पल बनाना और उनके बीच गहरी संगति और आनंद की भावना को बढ़ावा देना है। ये इनविटेशन उनकी सामान्य मुलाकातों से कहीं आगे जाता है और ताकाबाना की फ्रेंडशिप को मजबूत करने और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस बनाने की इच्छा को दर्शाता है। फेस्टिवल के वाइब्रेंट माहौल में डूबकर वे खुशी, लाफ्टर और गहरे जुड़ाव से भरी लास्टिंग मेमोरीज बनाने की उम्मीद करते हैं। फ्रेंडशिप और अनस्पोकन डिजायर्स की इस उभरती हुई कहानी में कैरेक्टर्स अपनी भावनाओं की कॉम्प्लेक्सिटीज और रिश्तों की सीमाओं से जूझते हैं। ताकरबना मिस्टर कोंडो के साथ अपने एक्सपीरियंसेस से प्रेरणा लेते हुए अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट और एनकरेजमेंट देती है और उन्हें अपने लव रिलेशनशिप को ना छोड़ने के लिए मोटिवेट करती है। अपने डर से बोझिल हारुका यामामोटो की अंडरस्टैंडिंग और अश्योरेंस से कंफर्ट पाती है और अपनी अनसर्टेनिटीज का सामना करने का करेज पाती है। और ताकाबाना मिस्टर कोंडो के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने की कोशिश में ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू करती है जो उनके शेयर्ड इंटरेस्ट्स और वैल्यूज पर केंद्रित होती हैं। हालांकि ये कैरेक्टर्स अपने होप्स और ड्रीम्स के बीच जूझते हैं और पाते हैं कि कभी-कभी सबसे गहरे रिलेशंस अनएक्सपेक्टेड जगहों से इमर्ज कर सकते हैं। अपने रोजमर्रा के लाइफ और इंटरेक्शंस के बैकग्राउंड में वे अपनी फ्रेंडशिप को नर्चर करने, अपनी डिजायर्स को एक्सप्लोर करने और अपने आसपास के लोगों के सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग में सोलिस पाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज और ह्यूमन इमोशंस की इंट्रिकेसी सेंटर में आती हैं। ताकाबाना और हारुका एक फेस्टिवल में साथ साथ जाते हैं जहां वे अपने रिलेशन को और स्ट्रांग करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर कोंडो से एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर ताकाबाना का ध्यान भटका देती है और इवेंट्स की एक ऐसी सीरीज शुरू हो जाती है जो उनके जीवन की परीक्षा लेगी।